मध्य प्रदेश विधानसभा का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। देश में सबसे गरिमामय विधानसभा मानी जाती है मध्य प्रदेश विधानसभा। यहाँ न कभी कुर्सी फेंकी गई, न चप्पल जूते चले, यहाँ न धक्का मुक्की, न मारपीट हुई। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई जिसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे 2 विधायकों को, राकेश्वर जी, कल्पना पारुलकर को निलंबित किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा में वो संशोधन था कि उनकी फिर वापसी हो गई। और भी कई चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं। आज हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी हैं। उन्होंने सब चीज़ें यहाँ की देखी हैं, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। 2016 से आप प्रमुख सचिव हैं। आपके दौरान सरकार एक गिरी, दूसरी सरकार आई, फिर चुनाव फिर आए। करीबन 15 से ज़्यादा विधानसभा के सत्र आयोजित हो चुके हैं। तो इस बार का जो विधानसभा सत्र है, क्या आपको लगता है कि दोनों दलों में, भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसमें पर्यटन स्थल पचमढ़ी में प्रशिक्षण दिया अपने विधायकों को, और विपक्षी दल जो कांग्रेस है उसने मांडू में अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सदन के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि हमारी विधानसभा की बहुत ही गरिमामय परंपराएं रही हैं और माननीय सदस्य बहुत गंभीरता के साथ सदन में चाहे जनहित के विषय हों, नीतियों का विश्लेषण हो, विधान हो, उनमें भाग लेते रहे हैं। तो हमारा जो इतिहास रहा है वो गरिमामय और गौरवशाली रहा है। अभी जैसा आपने कहा, चूँकि दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर अपने विधायी दायित्व को वो बेहतर ढंग से निर्वहन करते तो एक अच्छा प्रयास है ये। और माननीय सदस्यों को चूँकि सदन में अपना भूमिका निभानी पड़ती है, उसके लिए अलग अलग तरह से तैयारियाँ दल अपने हिसाब से करते हैं। जो उनके अनुभवी राजनेता होते हैं उनके माध्यम से उनको वो जानकारियाँ देते हैं कैसे बेहतर ढंग से अपना परफॉर्मेंस वो सदन में करें, कैसे बेहतर ढंग से वो जनहित के मुद्दे वहाँ उठाएं जिससे उनको वहाँ प्राथमिकता मिले। तो दोनों पक्षों ने अगर अच्छी तैयारी की तो हम उम्मीद करते हैं कि सदन में जो बहुत बेहतर ढंग से दोनों पक्षों के माननीय सदस्य भागीदारी करेंगे और अपने अपने मुद्दे जो है बेहतर ढंग से वहाँ उठाएंगे और उसका जनता की समस्याओं का समाधान निकलेगा। 20 वर्षों के बाद ऐसा भी होगा कि सत्ताधारी दल भाजपा है, उसके मुख्यमंत्री भी सदन के अंदर होंगे और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल जी, वो भी सदन के अंदर रहेंगे। तो इस दौरान क्या परिस्थितियां बनेंगी सदन के अंदर? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्व में भी ऐसा रहा है। जब हमारे माननीय अध्यक्ष श्री तोमर जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुए थे, बने थे, और माननीय शिवराज सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो भी सदन में के सदस्य भी रहे थे। पहले मंत्री थे, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद केवल सदन में सदस्य के रूप में यहाँ बैठते थे। तो उस समय भी दोनों भूमिका वो निर्वहन कर रहे थे। वही स्थिति अब रहेगी। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी जो है बहुत ही प्रबुद्ध विधानसभा के सदस्य हैं और क्योंकि अपनी भूमिका वो सदस्य के रूप में निर्वहन करते थे, अब उनको बाहर अपने उसका दल का नेतृत्व करने का अलग दायित्व मिला है। लेकिन सदन में तो वो जो भूमिका निभाएंगे वो सदस्य के रूप में ही उनकी भूमिका रहेगी। तो उनको लेकिन उचित उनके दल ने उचित उनको सम्मानजनक वहाँ सीट वहाँ जरूर वो परिवर्तित की जाएगी। बाकी तो उनकी भूमिका माननीय सदस्य के रूप में रहेगी। पहले एक विधानसभा की धमक हुआ करती थी कि जब बस्तर भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक था कि विधानसभा की डेट आई और हड़कंप जैसी स्थिति बनती थी, खासकर बाबुओं में भी क्वेश्चन न लग जाए, पूरी जानकारी, कई कार्रवाई भी होती थी, लंबे सत्र चलते थे। अब सत्रों की अवधि घटती जा रही है और क्या परिवर्तन आया है आपको इसके बहुत जानकार है? देखिए, ये आपने सही कहा। क्या है, परिवर्तन तो सतत प्रक्रिया रहती है और पहले एक अलग दौर था जब बहुत हमारे प्रबुद्ध और बहुत अनुभवी राजनेता विधानसभा के सदस्य हुआ करते हैं। मैंने देखा कि माननीय सुंदरलाल पटवा जी हों या माननीय अर्जुन सिंह जी का भी बहुत दौर भी देखा मैंने, माननीय श्यामचरण शुक्ल जी हों। उस समय के जब सदस्य तो बड़े अध्ययन के साथ और गरिमा के साथ वो अपनी बात रखते थे और घंटों उसमें, चाहे आपके निगम साहब हों, जगदम्बा प्रसाद जी छतरपुर वाले, किताब लेकर के घंटों बहस उसमें हुआ करती थी, इसला सहाय जी हों। तो उस समय के लोग ज़्यादा अध्ययन करके और बात रखते थे। अब चूँकि समय बदल गया है, अब इंटरनेट और मीडिया का समय आ गया है, तो माननीय सदस्य लाइब्रेरी में कम समय दे करके अपनी जानकारियाँ, ऐसा वो कहते हैं कि हम नेट से ही हमको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो उसमें वो अपना जानकारी एकत्रित करते हैं। लेकिन अब उनका दायित्व तो बहुआयामी हो गया है। पहले वो जब विधानसभा में आते थे तो ज़्यादातर समय उनका विधानसभा में ही जाता था, लेकिन अब बहुत कार्य उनको क्षेत्र की विकास योजनाओं के संबंध में हो या अन्य प्रशासनिक कार्य, उसमें उनको समय देना पड़ता है।
तो इसलिए अब माननीय सदस्यों की भूमिका थोड़ी अलग तरीके हो गई है। लेकिन जहाँ तक सदन में भागीदारी की बात है तो निश्चित तौर पर जो सदस्य अध्ययन करके आएंगे, जानकारी के लेकर के आएंगे, उनका परफॉर्मेंस चाहे विधान बनाने की उस प्रक्रिया में हो, यानी विधेयकों पर चर्चा का विषय हो, या कोई भी विषय बजट हो या और दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें यदि उनको भागीदारी करनी है तो पूरी तरह से उनको अध्ययन करके जानकारी के लेकर ही सदन में आना चाहिए, जिससे वो अपना बेहतर ढंग से भूमिका निभा सकें। सत्र की जो अवधि कम होती जा रही है उससे नए विधायकों को सीखने का मौका कम मिलता है। देखिए, सत्र की अवधि पहले तो काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन कोरोना और थोड़ा कोरोना के पहले उसके बाद से सत्र की बैठकें ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन अभी हमारे माननीय अध्यक्ष ने काफ़ी प्रयास किया है और शासन ने भी उसमें सहयोग किया है। पिछला सत्र हमने पूरी बैठकों का चलाया, उसके पहले का सत्र भी चला था। और अभी जो मानसून सत्र है, अमूमन मानसून सत्र कम अवधि का होता है, लेकिन इस बार 12-14 दिन का सत्र है, लेकिन 10 बैठकें उसमें रखी गई हैं, तो अच्छी अवधि ये मानी जाएगी। तो अब प्रयास ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें सदन की हों, और होनी भी चाहिए। सदन की बैठकें जितनी ज़्यादा होंगी उसमें दोनों पक्षों के लिए लाभदायक रहता है। सत्ता पक्ष को भी लाभदायक रहता है, प्रशासन में चुस्ती आती है और माननीय मंत्रीगणों की भी विभागों पर पकड़ बनती है, और दूसरे प्रतिपक्ष के कोई भी उसके सदस्य हों उनका भी जो कार्य हैं वो विधानसभा चलने सहज में ही प्रशासन कर देता है। तो अल्टीमेटली उद्देश्य उनका भी जन सेवा ही रहता है। तो जो भी जन समस्याओं के कार्य हैं वो सदन के चलते प्रभावी ढंग से और कम समय में पूरे हो जाते हैं, इसलिए दोनों पक्षों के लिए अच्छा रहता है। पहले जनप्रतिनिधि बहुत विधानसभा के प्रति गंभीर रहते थे, ऐसा कि जाना ही है हर परिस्थिति में। मैंने देखा कि राज्य परिवहन की बस हुआ करती थी, उसमें 1 और 2 नंबर सीट पर विधायक आरक्षित सीट लगा रखा रहता था, दूर दूर से विधायक उसमें आते थे और एक दिन पहले पहुंच जाते थे। अब जब सबके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, सब साधन है, इसके बाद भी कई बार सदन में देखता हूँ उपस्थिति कम रहती है। इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा, उस समय ये स्थिति रहती थी और चूँकि उतने ज़्यादा साधन नहीं थे, संचार के भी साधन उतने नहीं थे। अब आजकल चूँकि संचार के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन उसी तादाद में माननीय विधायकों के साथ अन्य कार्य भी बढ़ गए हैं। कार्य अभी उस प्रकार सीमित योजनाएं होती थी, चाहे विकास की हो चाहे दूसरी योजनाएं, लेकिन अब योजनाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो उनको उन सब में भी तालमेल बिठाना पड़ता है। चाहे जिले की कुछ आपकी कार्य हों या कार्य योजनाएँ हों, वहाँ की बैठकें हों, उसमें भी उनको भागीदारी करनी पड़ती है। फिर यहाँ प्रदेश स्तर की उस पर भी, तो वो समग्र रूप से उनको समन्वय बना करके कार्य करना चाहिए। लेकिन जब सदन चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें विधानसभा की बैठकों में देना चाहिए। आपका इतना लंबा अनुभव विधानसभा में, आपकी कलम करना है, विधानसभा कभी आपको याद आता है कि मार्शल का उपयोग हुआ हो? देखिए, मार्शल का उपयोग तो बहुत ही अपवाद स्वरूप ही किया जाता है। कभी कभी हुआ है जब बहुत माननीय श्रीनिवास तिवारी जी अध्यक्ष थे, एक आध विधायक जो बहुत ज़्यादा सदन में बाधा डालते हैं, अवरोध उत्पन्न होता है, तो अपवाद स्वरूप ही किया है। लेकिन थोड़े समय के लिए किया, बाद में उनको बहाल करके उनको सदन में बैठक में कार्रवाई में भाग लेने के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो परिस्थितियां रही हैं। आपने हमारे 2 सदस्यों के निष्कासन का भी उल्लेख किया, तो निश्चित तौर पर 13वीं विधानसभा की घटना थी। माननीय अध्यक्ष हमारे रोहाणी जी थे उस समय, और उनके ही कक्ष में माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करके उनको केंद्रित कर दिया था। तब हम लोगों को भी व्यवस्था करनी पड़ी कि जो सभापति तालिका के सीनियर वरिष्ठ सदस्य थे माननीय ज्ञान सिंह जी, उनको हमने सदन में, क्योंकि सदन को चलना था, सदन की कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए उनको हमने आसंदी पर बैठाया। लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्यों का कहना था कि नहीं, अध्यक्ष के बिना कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए, जबकि नियम यह है कि वे अध्यक्ष हों या कोई सभापति तालिका का वो सदन संचालित कर सकता है। इसी मुद्दे पर काफ़ी बहस और उन्होंने गर्मा गर्मी दोनों पक्षों में हुई, और कुछ वो आसंदी पर चढ़े अध्यक्ष की, और वहाँ उन्होंने थोड़ी सी जुआम झपटी की। और इन सभी परिप्रेक्ष्य में फिर ये विचार हुआ कि भाई ये कार्य जो है, ये उनका कृत्य है, वो संसदीय है, और इस पर इस तरह का कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगले दिन फिर शासन के संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव किया, उन दोनों सदस्यों की सदस्यता से उनको निष्कासित कर दी। ये बहुत ही गंभीर और अप्रिय निर्णय होता है कि हमारे जो माननीय सदस्य जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, वो सदन में किसी बर्ताव के कारण निष्कासित कर दिए जाएँ। लेकिन कार्रवाई हो गई, होने के बाद हमने आगे चुनाव आयोग को भी सूचित कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जो वरिष्ठ सदस्य थे दोनों पक्षों के, उन्होंने फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने विचार किया इस पर कि बहुत गंभीर निर्णय सदन ने जल्दी में ले लिया है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो उन्होंने दोनों माननीय सदस्यों ने फिर खेद व्यक्त किया। माननीय अध्यक्ष को भी उन्होंने पत्र लिख करके कहा कि हमारे आवेश में आकर के हमने ऐसा कृत्य किया है, लेकिन हम उसके लिए
क्षमा प्रार्थी हैं और हम अपना बर्ताव भविष्य में इस तरह का ना हो ये हम प्रयास वो करेंगे। फिर दूसरे चूँकि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतिपक्ष के नेता, उन दोनों की चर्चा हुई। जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने भी प्रयास किया। इस तरह से सारे वरिष्ठ नेताओं ने जब विचार विमर्श करके फिर ये तय हुआ कि इस संकल्प पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें चूँकि संविधान में ऐसी कोई बात वो नहीं है, बंधन नहीं है कि इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, तो किया जाना चाहिए। फिर हम लोगों को दायित्व सौंपा गया कि भाई इसके लिए क्या तरीका हो सकता है। तो हमने कॉन्फिडेंशियली हमारे जो प्रमुख सचिव थे, हम 2-3 अधिकारियों ने बैठ करके उसकी सारा अध्ययन किया, देखा कि हाँ इसमें बन सकता है। तो हमने संकल्प बनाया, प्रस्ताव बनाया और ये हुआ कि शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा की कार्रवाई 1 हफ्ते में हमको बुलाई गई। और उसमें फिर माननीय जो हमारे अध्यक्ष थे रोहाणी जी, उन्होंने उल्लेख किया कि बहुत ही भारी मन से हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम घट गया है, लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने चूँकि खेद व्यक्त किया है और उन्होंने अपने कृत्य पर पछतावा किया है, तो सदन के ऊपर हम छोड़ते हैं कि इसके संबंध में पुनर्विचार किया जा सकता है। फिर संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस प्रस्ताव को जो उन्होंने निष्कासन के लिए रखा था उसको पुनर्विचार कर वापस लेने के लिए रखा और सदन ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। इस तरह उनकी सदस्यता फिर बहाल हुई। तो ये एक तरह से ये एक इतिहास बना मध्य प्रदेश की विधानसभा का, जो कि कहीं पर भी नहीं है। और उस निर्णय को फिर कोर्ट ने भी माना और चुनाव आयोग ने भी माना। हमने चुनाव आयोग को सूचित किया कि हमने हाँ माना कि हम 2 सीट खाली होने का आपको सूचना दी थी, लेकिन अब सदन ने प्रस्ताव पारित करके इनको बहाल कर दिया सदस्यता, तो आप इसको निरस्त करें। तो चुनाव आयोग ने फिर उसको माना। तो ये एक इतिहास बना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है निर्वाचन कराने वाली, लेकिन उनकी सक्रियता या कहीं मुखरता कम दिखाई दे रही सदन के अंदर। देखिए, ये समय समय पर वो मुखरता दिखती है और चूँकि सदस्य की अपनी सभी की अपनी अपनी क्षमताएं, अपना अपना कार्य पद्धति होती है। तो कई महिला मंत्री भी बनी हुई हैं, तो उनमें भी उनकी भूमिका रहती है। लेकिन हमने देखा है कि अभी पिछले जो बजट सत्र था उसमें काफ़ी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई महिला जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपनी विभागों पर, अपनी मांगों पर चर्चा में भाग लिया था। अभी चूँकि ये नई विधानसभा गठित हुई है, अब धीरे धीरे गति इसमें आ रही है, तो आगे जा कर के वो और मुखरता होगी। और वैसे भी माननीय अध्यक्ष ने इन्हीं माननीय महिला सदस्यों के लिए और प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के लिए 1 दिन का जो हमारा प्रश्नकाल है वो इन्हीं के लिए समर्पित किया हुआ है। इसमें इन्हीं के हम प्रश्न लेते हैं, तो उससे भी उनको वहाँ एक्सपोजर मिलता है और सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। तो आगे और बेहतर होगा। 28 जुलाई से मानसून का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, क्या विशेष तैयारी है? देखिए, चूँकि मानसून सत्र जैसे आपने कहा है, हमने पूरी तैयारी विधानसभा सचिवालय हर तरह से तैयार है। प्रश्न जो माननीय सदस्यों के आए थे, हमने विभागों को भेजे, उनसे जानकारियाँ आ रही हैं, संकलन करके प्रश्नोत्तरी वगैरह और जो भी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें अनुपूरक बजट आएगा, तो उसके जो महत्वपूर्ण एक शासन का भी कार्य है और सदन में भी माननीय सदस्यों को इस पर समग्र रूप से बोलने का अवसर मिलता है। तो उसके संबंध में भी तिथियां तय हो रही हैं और अन्य जो भी ध्यानाकर्षण और स्थगन जो भी जनहित के विषय उठाने के विषय की सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हो रही हैं, उन पर भी हम निर्णय लेकर विभागों को भेज रहे हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं और फिर सदन में उनको ऐसा समय रखा जाएगा। तो पूरी तैयारी विधानसभा सचिवालय की है। देश के कुछ राज्यों में लाइव प्रसारण विधानसभा का था, लोकसभा का था, मध्य प्रदेश विधानसभा का लाइव प्रसारण क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, बजट हो या माननीय मुख्यमंत्री जी या नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण हो, हम लाइव कर देते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पत्रकार दीर्घा वो बनी हुई है, उसमें आप सभी लोग सारा विधानसभा की कार्रवाई को लाइव देखते हैं और हम अपनी कार्रवाई प्रतिदिन विधानसभा की वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं। तो ज़्यादातर हमारी कार्रवाई एक तरह से ऑनलाइन और लाइव हो ही रही है। लेकिन जो आपने कहा कि इसके लिए अभी क्योंकि हम पेपरलेस विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये विधान परियोजना हम लागू करने जा रहे हैं और इस पर माननीय अध्यक्ष यथासमय निर्णय लेंगे, अपना विचार करेंगे, सर्वदलीय चर्चा करके और उनको उस पर यथासमय निर्णय माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय है। हो सकता है, उम्मीद करेंगे अगले सत्र से विधानसभा का लाइव प्रसारण। वो अब अध्यक्ष जी उस समय उनका, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई वो भी बहुत प्रबुद्ध अनुभवी अध्यक्ष हैं, तो उनके हिसाब से जब वो उचित समझेंगे, सभी दलों के सदस्यों से चर्चा करके वो फिर निर्णय लेंगे। ये थे अवधेश प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव, जिनका एक अच्छा अनुभव है और जिनकी एक ऐसी छवि है
के सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों का उनके ऊपर भरोसा है और वो विधानसभा को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आज हमसे चर्चा की। आपका बहुत धन्यवाद। देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद।